हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक अवकल समीकरण में बदली जा सकने वाली अवकल समीकरण को हल करने वाले हैं, जिसमें हम विशेष रूप से बर्नौली समीकरण को हल करना सीखेंगे और उसी के आधार पर हम आगे वाली प्रश्नावली के क्वेश्चन भी हल करेंगे। और इस इक्वेशन का मानक रूप कुछ इस प्रकार होता है, जो कि हमें देखने पर रैखिक अवकल समीकरण के जैसा ही लगता है, जिसमें dy/dx प्लस पी वाई, यानी यहाँ तक देखने पर ये लगता है कि यहाँ पर y आश्रित चर है, इक्वल में q, यहाँ तक वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, जबकि यहाँ पर इसके साथ q में y की पावर n का गुणा किया हो सकता है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर y की पावर n के स्थान पर कोई अन्य y का फलन भी हो सकता है। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों पक्षों में इस एक्स्ट्रा स्टेप का भाग लगाते हैं, जिससे हमारा फर्स्ट स्टेप बनता है y की पावर -n dy/dx प्लस यहाँ पर यदि मैं भाग लगाऊंगा तो बन जाएगा y की पावर 1 - n इंटू में p इज इक्वल टू डी क्यू, जो कि फिलहाल अभी भी रैखिक रूप में नहीं बदला गया। अब हम इस पद में y की पावर 1 - n यानी जो p के साथ गुणा में पद होता है उसको v मान लेते हैं और इसका कर देते हैं अवकलन। तो इसमें अवकलन आएगा 1 - n y की पावर -n इंटू dy/dx इज इक्वल dv/dx। हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया है। इसको नाम देते हैं समीकरण 2 और जो हमने प्रतिस्थापन किया है इसको नाम देते हैं समीकरण 3। 3 से मान रख देते हैं 2 में। तो यदि आप ध्यान देंगे तो पहला जो स्टेप है हमारा ये वाला, इसके स्थान पर हम रखेंगे 1/1 - n और dv/dx, जिससे हमारे को मिलेगा 1/1 - n dv/dx प्लस में pv इज इक्वल में q, जिसमें 1 - n से मल्टीप्लाई कर दें तो dv/dx प्लस p इंटू 1 - n इंटू v इज इक्वल q इंटू 1 - n होगा, जिसको यदि आप ध्यान से देखें तो एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसमें आश्रित चर बन जाएगा v, और इसको हम 12.8 के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ तक तो रहेगी रैखिक अवकल समीकरण और एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा और हमें उस एक्स्ट्रा स्टेप का भाग लगाते हुए आगे क्वेश्चन को रैखिक अवकल समीकरण के अंदर बदलना है। अब एक्सरसाइज 12.9 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें यहाँ तक यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, इसमें एक्स्ट्रा स्टेप है y की क्यूब, तो हम दोनों पक्षों में y क्यूब का भाग लगा देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1/y³ इंटू dy/dx। यहाँ पर यदि भाग लगाऊँ तो बन जाएगा x गुणा में 1/y² इज इक्वल x³, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब x के साथ जो ये पद पड़ा है इसको मान लेते हैं v, तो माना 1/y² इज इक्वल v। तो इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा -2 गुणा में 1/y³ इंटू dy/dx इज इक्वल dv/dx, जिसको और हल किया जाए तो 1/y³ dy/dx के स्थान पर आ जाएगा -1/2 dv/dx, और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान रख देते हैं 1 में, तो इसके स्थान पर तो आ जाएगा -1/2 dv/dx। दूसरे स्टेप में इसके स्थान पर v और ये x का x, तो हमारे पास बन जाएगा x गुणा में v और इक्वल में जो हमारे पास है वो है x³। नेक्स्ट स्टेप में -2 का यदि हम गुणा कर दें दोनों पक्षों में तो dv/dx -2x इंटू v इज इक्वल -2x³, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। और यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आश्रित चर होगा v। अब हम इसको हल करने के लिए
इसमें p का मान ज्ञात करते हैं जो कि है -2x और q का मान ज्ञात करते हैं जो कि है -2x³। इस आधार पर हमारे पास IF बन जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन -2x dx यानी p dx से, जिसका उत्तर आएगा e की पावर में -x², जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब इस अवकल समीकरण का हल आश्रित चर n2 में IF का मान निकाला e की पावर -x² इज इक्वल q, और q हमने ज्ञात कर रखा है -2x³, और n2 में आएगा IF, और इसका फिर से x के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। इसको सॉल्व करने के लिए -2 को बाहर किया, बाकी है x³ इंटू e की पावर -x² और dx, जिसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें तो इंटीग्रेशन यहाँ पर x³ को हम लिख देते हैं x इंटू में x², और यहाँ पर जो -2 है इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, और इंटू में है e की पावर -x² और dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास x² का अवकलन मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पर x² की बजाय इसके साथ जो कांस्टेंट है यानी -x² उसको भी मान लेते हैं, यानी -x² को हम मान लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन करने पर हमें मिलेगा -2x dx इज इक्वल टू दी dt, यानी इसके स्थान पे तो आ जाएगा dt, इसमें आ जाएगा e की पावर t, और जबकि यहाँ पर आ जाएगा -t। तो इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा -t इंटू ई की पावर t और dt, जिसमें से माइनस को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, बाकी बचेगा t इंटू ई की पावर t dt, और हम इसको खंडशः समाकलन वाली विधि से हल करते हैं, जिसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। माइनस को बाहर रखते हुए इंटीग्रेशन करूँ तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन सेम, माइनस इंटीग्रेशन जिसमें पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन e की पावर t और इसका फिर से t के सापेक्ष। नेक्स्ट स्टेप आएगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करते t इंटू ई की पावर t, ये माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, इसमें e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें से यदि मैं e की पावर t को कॉमन ले लूँ तो बाकी बचेगा -t+1 इंटू ई की पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था v इंटू ई की पावर -x²। t का मान वापस रखते हैं, t का मान है -x², तो यहाँ पर आ जाएगा +x², और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर -x²। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर बनेगा v इंटू ई की पावर -x² इज इक्वल x² प्लस 1 इंटू ई की पावर -x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में इसको उस साइड में शिफ्ट करते हैं, तो v का मान बन जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा x² प्लस 1, और c के साथ इसका गुणा होके बन जाएगा e की पावर x²। माइनस वाला पद जब बटे से अंश में आएगा तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में v भी हमारी मानी चीज़ है, जिसका मान वापस रखते हैं, v का मान था 1/y², शेष पद x² प्लस 1 c इंटू ई की पावर x², और यदि हम चाहें तो 1/y² को लिख सकते हैं y की पावर -2, शेष RHS में कोई चेंज नहीं करना है, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहले इस पद का अंदर गुणा करते हैं, तो हमारा अगला पद बनेगा e की पावर 2x माइनस वाई माइनस ई की पावर x, क्योंकि जब आधार समान हो तो घातों का योग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में dy/dx, इस पद को उठा के शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल में जो ये वाला पद बचा हुआ है इसको लिख लेते हैं e की पावर 2x गुणा ई की पावर -y। यहाँ तक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस पद का लगा देते हैं भाग। इस पद का भाग लगाऊँ तो यहाँ पर बनेगा e की पावर y dy/dx, यहाँ पर e की पावर y इंटू ई एक्स इज इक्वल ई की पावर में 2x, समीकरण नंबर 1। अब इसके अंदर इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है e की पावर y, तो इस e की पावर y को मान लेते हैं v, जिसका अवकलन करने पर e की पावर y dy/dx के स्थान पर हमें मिलेगा dv बटे में dx। ओवरऑल समीकरण नंबर 2 से मान रख देते हैं 1 में, जिससे इस पद के स्थान पर आ जाएगा dv बटे dx और इस पद के स्थान पर आ जाएगा v। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा dv बटे dx प्लस e की पावर x इंटू v
इज इक्वल ई की पावर में 2x, जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण है। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3 और यहाँ पर आश्रित चर बन जाएगा v। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले p का मान लेते हैं, वो आएगा आश्रित चर के साथ जो गुणा में पद है वो e की पावर x, और q होगा राइट हैंड साइड में पड़ी हुई वैल्यू यानी e की पावर में 2x। ओवरऑल समीकरण नंबर 4, इसके आधार पर हम if का मान ज्ञात करते हैं, जो कि होगा e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, e की पावर में इंटीग्रेशन ex dx। तो वैल्यू बनेगी e की पावर में e की पावर x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। इस आधार पर अवकल समीकरण का हल आश्रित चर इंटू if इज इक्वल इंटीग्रेशन में q इंटू में if और dx। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन e की पावर 2x को लिख रहे हैं e की पावर x इंटू e की पावर x, और यहाँ पर जो स्टेप है उसको लिख दिया सेम dx। इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए e की पावर x को t मान लेते हैं, क्योंकि उसका अवकलज dx के साथ गुणा में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग और प्रतिस्थापन कर रहे हैं e की पावर x को t, जिसका अवकलन बन जाएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू दी dt। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा v इंटू ई की पावर ex इज इक्वल इंटीग्रेशन में आ जाएगा t इंटू ई की पावर t और dt, जिसको खंडशः समाकलन की विधि से हम लोग इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए सॉल्व करेंगे। तो हमारे को मिलेगा t माइनस 1 इंटू ई की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि v इंटू में e की पावर ex के इक्वल है। v का मान पुनः प्रतिस्थापित करें तो e की पावर y इज इक्वल, t का मान भी पुनः प्रतिस्थापित करें तो e की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर ex प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस पद का उधर भाग लगा देते हैं तो e की पावर y, ये इस पद में तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर बचेगा e की पावर x माइनस 1, और जब c में इसका भाग दिया जाएगा तो ऊपर आके बन जाएगा e की पावर में यहाँ पर माइनस e की पावर x, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों पक्षों में माइनस वाई स्क्वायर का भाग लगा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस 1/y² dy/dx। यहाँ पर भाग लगाएंगे माइनस वाई स्क्वायर का तो प्लस 1/y इंटू में है tan x, और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ sec x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब 1/y को मान लेते हैं v, जिससे इसका अवकलन करने पर माइनस 1/y² dy/dx के स्थान पर आ जाएगा dv/dx। इसको ओवरऑल नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से मान रखते हैं 1 में, इसके स्थान पर हमें मिलेगा dv/dx, 1/y के स्थान पर v आएगा तो हम लिख देते हैं पहले tan x को, और v इज इक्वल चल रहा है sec x। समीकरण नंबर 3, जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण है, जिसमें p का मान होगा tan x और q का मान हो जाएगा sec x। इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का मान ज्ञात करते हैं e की पावर में इंटीग्रेशन p dx से, जो कि बनेगा e की पावर में इंटीग्रेशन tan x dx। और यदि हम tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है log sec x। e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल if की वैल्यू जो हमारे पास बचेगी वो आ जाएगी sec x, जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इस आधार पर अवकल समीकरण का हल बनेगा आश्रित चर, जो कि अब v है, गुणा में if यानी कि sec x इज इक्वल इंटीग्रेशन, ऑलरेडी q है हमारे पास sec x और if का मान भी हमारे पास sec x विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा sec² x, जिसका इंटीग्रेशन बन सकता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। v का मान पुनः रखें जो कि है 1/y इंटू sec x इज इक्वल बनेगा tan x प्लस में c। यदि मैं sec x का उधर भाग लगा दूं तो उधर जाके बन जाएगा cos x, तो 1/y का उत्तर बनेगा, यहाँ पर है tan x और इंटू में जब cos x बनेगा तो बन जाएगा सिर्फ sin x, और c के साथ जब cos x का मल्टीप्लाई होगा तो c इंटू में cos x, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम लोग इस पद का भाग लगा देते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू में आ जाएगा कोट एक्स, जब हमने इसका भाग लगा दिया, और यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर में साइन एक्स और साथ में आ जाएगा कोट एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब साइन वाई का अवकलन हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो हम लोग साइन वाई को इस क्वेश्चन में वी मान लेते हैं। तो इसका अवकलन करने पर हमारे को मिलेगा कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी वी बटे डी एक्स, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण 2। 2 से मान रखेंगे 1 में, तो इसके स्थान पर बन जाएगा डी वी बटे में डी एक्स। तो डी वी बटे डी एक्स प्लस इसके स्थान पर वी, तो हमारे पास है कोट एक्स इंटू में वी इज इक्वल ई की पावर में साइन एक्स इंटू में कोट एक्स, समीकरण नंबर 3, जो कि वास्तव में एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसमें आश्रित चर होगा v। इससे p का मान हमें प्राप्त होगा कोट एक्स और q का मान प्राप्त होगा e की पावर साइन एक्स इंटू में कोट एक्स, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। इस आधार पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान e की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी e की पावर में इंटीग्रेशन आ जाएगा कोट एक्स और dx। कोट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, वो आएगा log साइन एक्स, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस आधार पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। इन सभी बातों के आधार पर अवकल समीकरण का हल आश्रित चर गुणा में IF इज इक्वल इंटीग्रेशन q, यानी कि e की पावर साइन एक्स इंटू में कोट एक्स और इंटू में आ जाएगा IF यानी कि साइन एक्स और dx। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर में साइन एक्स, कोट एक्स को लिख लेते हैं कोस एक्स बटे साइन एक्स और इंटू में है साइन एक्स, जिसमें साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। इस साइन का अवकलन कोस है, तो हम इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए साइन एक्स को मान लेते हैं t, जिससे अवकलन करने पर cos x dx बन जाएगा dt। इस आधार पर v इंटू में साइन एक्स इक्वल होगा इंटीग्रेशन e की पावर t और dt, जिसका इंटीग्रेशन बनेगा e की पावर t प्लस c। v और t का मान हम लोग वापस पुट करते हैं। v का मान था साइन y, t का मान था साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग कोस स्क्वायर वाई का दोनों पक्षों में भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इस पद को लिख लेते हैं 2 साइन वाई कोस वाई, और हमने कोस स्क्वायर वाई का भाग लगाया है और साथ में x है, और इक्वल में यहाँ पर बचेगा x क्यूब, क्योंकि हमने कोस स्क्वायर वाई का भाग लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में ये पहला स्टेप सेम, दूसरे स्टेप में कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बचेगा 2x और साइन बटे कोस का मान बन जाएगा 10 y इज इक्वल टू दी एक्स क्यूब, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इसको v मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 10y को v मान लेते हैं और इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर वाई y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी डी वी बटे डी एक्स। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण 2। ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी वी बटे डी एक्स प्लस 2x गुणा में v इज इक्वल एक्स क्यूब, जिसको नाम देते हैं समीकरण 3। ये मानक रूप में है रेखिक अवकल समीकरण, जिसमें आश्रित चर है v। तो इससे p का मान हमें प्राप्त होगा 2x और q का मान हमें प्राप्त हो जाएगा x क्यूब। ओवरऑल समीकरण नंबर 4। अब हम IF का मान ज्ञात करते हैं, जो कि e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर में इंटीग्रेशन p का मान 2x dx, तो ओवरऑल वैल्यू प्राप्त होगी e की पावर में x स्क्वायर, जो कि IF का मान है समीकरण नंबर 5। नेक्स्ट स्टेप में इस समीकरण का हल मिलेगा, जो कि होगा आश्रित चर गुणा में IF इज इक्वल इंटीग्रेशन q गुणा में IF और dx। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी हल किया है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 से गुणा 2 से भाग करके
एक्स क्यूब को लिखेंगे 2x और एक्स स्क्वायर और e की पावर में एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर 2x dx हमें मिल जाएगा dt। ये मान जब इसके अंदर रखूँगा तो बाहर 1/2, इसके स्थान पर dt, बाकी बचेगा e की पावर t इंटू टी। और इसको हम लोग खंडशः समाकलन वाली विधि से फिर से हल करें तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, बाहर 1/2, अंदर वाले का इंटीग्रेशन का आंसर आएगा t - 1 इंटू ई की पावर t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। v का मान रखते हैं जो था 10y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये 1/2। t का मान रखूँ तो एक्स स्क्वायर, ये -1 और e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर एक्स स्क्वायर का भाग लगा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 10y इज इक्वल 1/2 एक्स स्क्वायर -1, भाग देने पर ये पद कैंसिल, और इस पद में जब भाग दूंगा तो c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों पक्षों में y इंटू log y स्क्वायर का भाग लगाते हैं, जिससे स्टेप फर्स्ट बन जाएगा 1/y इंटू log y का स्क्वायर इंटू dy/dx। इस पद से जब इस पद का भाग लगाएंगे तो 1/x तो इसमें बचेगा, जबकि शेष बचेगा 1 में log y इज इक्वल, इस पद में जब भाग लगाएंगे तो बचेगा 1/x स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए इस पद को मान लेते हैं v, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा -1 में log y का स्क्वायर, और log y का अवकलन बन जाएगा 1/y विद dy/dx इज इक्वल टू दी dv/dx। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को उठा के हम लोग RHS में शिफ्ट कर देते हैं और इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2 से मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो हमें इस स्टेप के स्थान पर मिल जाएगा -dv/dx प्लस ये 1/x इंटू इसके स्थान पर मिलेगा v इज इक्वल 1 में एक्स स्क्वायर। इस माइनस का गुणा यदि हम RHS में पूरे स्टेप के साथ कर दें तो हमें प्राप्त होगा dv/dx माइनस 1/x इंटू वी इज इक्वल -1/x स्क्वायर, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। और यह एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसमें आश्रित चर होगा v। इस आधार पर p का मान प्राप्त होगा -1/x और q का मान प्राप्त हो जाएगा -1/x स्क्वायर, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। इस आधार पर IF का मान e की पावर इंटीग्रेशन p dx से हमें प्राप्त होगा e की पावर में इंटीग्रेशन -1/x और dx, जो कि सॉल्व होकर बन जाएगा e की पावर में माइनस log x। इस माइनस को फलन की घात में शिफ्ट करें तो बनेगा e की पावर में log 1/x, e और log आपस में कैंसिल हो जाएं तो हमारे पास IF का मान बन जाएगा 1/x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। इस आधार पर अवकल समीकरण का हल होगा आश्रित चर इंटू में IF इज इक्वल इंटीग्रेशन में Q गुणा में IF इंटू dx, जिसको आगे सॉल्व करें तो -1/x³ और dx, जो बन सकता है x की पावर -3, और x की पावर -3 का इंटीग्रेशन होता है, बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, x की पावर -2 में -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको और हल किया जाए तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, शेष होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है v इंटू में IF। नेक्स्ट स्टेप में v का मान रखते हैं और 1/x को उधर शिफ्ट करते हैं, यानी x से गुणा कर देते हैं, तो हमारा अगला पद बन जाएगा 1 में log y v के मान से। यहाँ पर x का गुणा करूँ तो 1 में 2x और प्लस में आ जाएगा cx, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12.8 के
जैसा ही है, जिसमें हम लोग 1 + x² का भाग लगाएं तो हमारा अगला पद बन जाएगा dy/dx प्लस 2x बटे में 1 + x² इंटू में y और इज इक्वल RHS बनेगा 1/1 + x² का होल स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण 3। और यह एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसमें आश्रित चर होगा y। इस आधार पर हम p का मान ज्ञात करें तो वह आएगा 2x बटे में 1 + x² और q का मान होगा 1 बटे में 1 + x² का होल स्क्वायर, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इस आधार पर हमें IF मिल जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन p dx से e की पावर इंटीग्रेशन 2x बटे में 1 + x²। अब 1 + x² का अवकलन ऊपर मौजूद है तो हमारे को उत्तर प्राप्त होगा e की पावर में log 1 + x², जिसमें e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो शेष बचेगा 1 + x², जिसको नाम लगाते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस आधार पर अवकल समीकरण का हल होगा आश्रित चर इंटू IF इज इक्वल इंटीग्रेशन में q इंटू में IF और dx, जिसमें इस एक पद से एक पद हो जाएगा कैंसिल तो शेष हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन 1/1 + x² और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan 1x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और हमारे पास यह मान आ रहा है y इंटू में IF यानी 1 + x² का, जिसको नाम देते हैं 4। अब इस क्वेश्चन में एक विशेष बात और लिखी हुई है, यह विशिष्ट हल को ज्ञात करने के लिए है। यानी हम अंत में जो उत्तर मिल रहा है उसमें x का मान 1 रखेंगे और y का मान 0, जिससे हमें प्राप्त होगा 0 × 1 + 1 इज इक्वल आ जाएगा tan 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस आधार पर c का मान प्राप्त होगा -tan 1 जो कि आ जाएगा -π/4। इस मान को रखते हैं समीकरण 4 में तो हमारा अभीष्ट हल होगा y × 1 + x² इज इक्वल tan 1x -π/4, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 12.9 आज पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।